खींचकर गाड़ी के ऊपर चढ़ा लेता है। ठीक उसी तरह 2019 का इलेक्शन खत्म होने से एन पहले श्री श्री 1008 मणिशंकर अय्यर जी बोल पड़े। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने फिर विवाद खड़ा कर दिया। मणिशंकर अय्यर ने इशारों में पीएम मोदी को फिर नीच कहा और पूछा कि क्या मैंने मोदी के बारे में 2017 में गलत कहा था। अपने बयानों से मणिशंकर अय्यर आज तक इतनी बार अपना मजाक बनवा चुके हैं कि उन्हें अब अपना नाम बदलकर मणिशंकर अय्यर से फनी शंकर अय्यर रख लेना चाहिए। मजाक की बात और है, मगर मुझे लगता है कि मणिशंकर अय्यर से बड़ा नरेंद्र मोदी का और कोई दोस्त नहीं। इतना योगदान तो अमित शाह ने भी नरेंद्र मोदी के करियर में नहीं दिया होगा जितना अय्यर ने दिया। अगर नरेंद्र मोदी गोविंदा है तो मणिशंकर अय्यर उनके डेविड धवन। आपको याद होगा 2014 में जब सबको ये लग रहा था कि बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी, तो मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चाय वाला बोलकर उन्हें प्रधानमंत्री बनवा दिया था। 2017 में जब लग रहा था कि बीजेपी एक बार फिर से गुजरात में सरकार नहीं बना पाएगी, तब इन्हीं अय्यर ने मोदी को नीच आदमी बोलकर उनका काम आसान कर दिया था। और आज जब मोदी बादल, रडार और डिजिटल कैमरे के अपने ही फैलाए रायते में फंसे दिख रहे थे, तो इन्हीं मणिशंकर अय्यर ने उन्हें नीच बोलकर मीडिया के सारे रडार अपनी तरफ घुमा लिए। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, बहुत नीच किस्म का आदमी है, बहुत नीच किस्म का आदमी है। भैया, क्रिकेट में एक बात अक्सर कही जाती है कि फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। यही बात मणिशंकर जैसों के लिए बोलनी हो तो मैं ये कहूंगा कि सत्ता इज टेम्पररी एंड बकवास इज परमानेंट। 2014 में मोदी को चाय वाला बोलने से लेकर 2019 में उन्हें नीच बताने तक अय्यर जी की बकवास में कोई कमी नहीं आई है भैया। मानो बकवास ने उनकी जबान पर अपना स्थायी आवाज बना लिया हो। मुझे तो लगता है कि मणिशंकर अय्यर कभी अगर अपना अखबार निकालें तो उसका नाम होगा दैनिक बकवासकर। खैर, अय्यर साहब के इसी बकवास के अतीत पर अगर नजर डालें तो पाकिस्तान में दिए उनके इस बयान को कौन भुला सकता है, जब दुश्मन देश में जाकर उन्होंने अपने ही प्रधानमंत्री को हटाने के लिए मदद मांगी थी। मदद। मणिशंकर साहब, अब जो जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए, हमें ले आइए, इनको हटाइए, हमें ले आइए, इनको हटाइए। देखो बॉस, राजनीति में असहमति अपनी जगह पर है, मगर आप अपने दुश्मन मुल्क में जाकर अपने पीएम को हटाने की मांग कैसे कर सकते हैं? और तो और मदद मांग भी किससे रहे? उस पाकिस्तान से जहां आजादी के बाद आधे वक्त तक तो सेना का राज रहा है। क्या वो पाकिस्तान तय करेगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? ये तो वही बात हो गई कि कल को कोई ममता बनर्जी से शिकायत करे कि दीदी मेरी बेटी बहुत कर्कश बोलती है, उसे मीठा बोलना सिखा दो। या फिर कोई अर्नब गोस्वामी से सलाह मांगे कि हमारा बच्चा हमेशा दूसरों की बात काटता है, उसे थोड़ा चुप रहना सिखा दो। और आपने देखा होगा जैसे कुछ बीमारियां कभी अकेले नहीं आती हैं। अच्छी बीमारियां कभी अकेले नहीं आती, कई सारी, जैसे जुकाम के साथ गला खराब हो जाता है, गला खराब हो तो बुखार आ जाता है, उसी तरह नेताओं में एक गंदी आदत कभी अकेले नहीं आती। पाकिस्तानी परस्ती हो तो बहुसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाना अपने आप ही आ जाता है। यकीन नहीं आता तो अय्यर साहब का ये बयान सुनिए जो उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात पर दिया था। मंदिर वहीं बनाने का क्या मतलब बना? दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे। कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे, तो कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहाँ था? इसलिए ये कहना कि क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे भगवान राम यहीं पैदा हुए थे और इसीलिए वहीं बनाना है, और क्योंकि एक मस्जिद है वहाँ, उसको हम पहले तोड़ेंगे और उसके जगह हम बनाएंगे। भैया, ये सब देखकर मुझे कभी कभी शक होता है कि कहीं कांग्रेसी नेताओं को ये निर्देश तो नहीं है कि जानबूझकर कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहो कि पूरी पार्टी में राहुल गांधी सबसे समझदार लगे। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि बहुसंख्यकों को लुभाने के लिए राहुल बाबा तो आजकल नागा बाबा बनने को तैयार बैठे हैं, और वहीं उन्हीं की पार्टी के नेता भगवान राम के जन्म स्थान पर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ राहुल बाबा दिन रात बीजेपी को सांप्रदायिक बताते नहीं थकते, वहीं सैम पित्रोदा जैसे लोग 84 के दंगों के लिए जो हुआ सो हुआ कहकर पल्ला झाड़ लेते। ये राहुल गांधी जी तो मोदी जी के मन में प्यार घुसेड़ना, अच्छा घुसेड़ना नहीं, भरना, हाँ, प्यार भरना चाहते हैं, और वहीं उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग मोदी जी को नीच, सांप बिच्छू, मौत का सौदागर, लहू पुरुष, गंदी नाली का कीड़ा और न जाने क्या क्या कहते हैं। तो राहुल जी एक बात बताइए, आपकी पार्टी के नेता तो अपने घर के बल्ब भी आपसे पूछकर बदलते हैं, अपनी चाय में कितनी शक्कर डालनी है
ये तक वो आपसे पूछते हैं। अपने बच्चे की मेहंदी प्रतियोगिता जीतने तक का श्रेय वो लोग सोनिया जी के कुशल नेतृत्व को दे देते हैं। तो ऐसे में मोदी जी को प्यार देने के मामले में वो आपकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? बताइए सर, क्यों नहीं मान रहे हैं? माना कि इधर से आलू डालकर उधर से सोना निकालने की मशीन इजाद कर ली गई है, लेकिन इधर से नीच बोलकर उधर से मन में प्यार कैसे भरा जाता है? जरा ये गंदी नाली का कीड़ा बोलकर प्यार भरने की ये कौन सी आयुर्वेदिक विधि है जो आपके नेता हमें नहीं बता रहे हैं? क्या ये विधि उन्होंने YouTube पर देखी है या फिर आपके साथ कभी बैंकॉक दौरे से सीख कर? सच्ची में आपके यहाँ लोगों को ऐसे बयान देते हुए जब मैं सुनता हूं ना, तो मुझे आप ही की पार्टी के उस महान नेता की याद आती है जिन्हें 1.5 दर्जन चुनाव हरवाने के बाद ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। वो ज्ञान क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपके नेताओं से मैं अनुरोध करता हूं कि वो भी इन सुनहरे शब्दों को जरा गौर से सुने और आज ही अपने जीवन में उतार लें, वरना वो पार्टी की इज्जत ऐसे ही उतारते रहेंगे। भैया दिखाओ जरा वीडियो, दिखाओ किस नेता की बात हो रही है। कोई प्रचार नहीं, कोई भाषण नहीं। मेरे भाषण देने से तो कांग्रेस के वोट कटते, इसलिए जाता नहीं। राहुल जी, एक पुरानी कहावत है, जहर का प्याला सबसे ज्यादा नुकसान उस प्याले को ही पहुंचाता है जिसके अंदर वो भरा होता है। उसी तरह नफरत सबसे ज्यादा नुकसान उसी इंसान को पहुंचाती है जिसके मन में वो भरी होती है। किसी से असहमति रखिए, मगर इतनी भी नफरत मत कीजिए कि उसे बार बार गाली देनी पड़े या दिलवानी पड़े, वरना आपका प्याला एक दिन अपने ही जहर से खत्म हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, अब चलते चलते आपको कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूँ। यस, थैंक यू।